नमस्कार, आदाब। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स 7। और मेरे साथ आज मौजूद हैं बदायूं जिले के नवनिर्मित जिला अध्यक्ष कांग्रेस के श्री अजीत यादव जी। और मैं उनसे बात करूँगा और मैं जानूँगा किस कारण वो दातागंज में यहाँ आए हैं और कांग्रेस की किन नीतियों को उजागर करना चाहते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया टाइम्स 7 में। तो अध्यक्ष जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने जब से कांग्रेस जॉइन की है, तब से क्या-क्या नए आप अपने नीति के अंतर्गत यहाँ आए हैं दातागंज, और क्या नए-नए चीज़ों को आप लेके आएँगे जनता के बीच? देखिए 7 दिसंबर को दातागंज में मिश्रा बाज़ार है मिश्रा जी का बेला डांडी रोड पे, वहाँ संविधान बचाओ संवाद का आयोजन हो रहा है और उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी मुख्य अतिथि के बतौर आ रहे हैं और सीतापुर के सांसद पिछड़ों की मुखर आवाज़ उत्तर प्रदेश में माननीय राकेश राठौर साहब मुख्य वक्ता के तौर पे उस संविधान बचाने के इस कार्यक्रम में आ रहे हैं और हम लोग उसी की तैयारी में दातागंज के गाँव-गाँव में जा रहे हैं। जो लोग संविधान और लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, उन सभी लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। संविधान जो आपने जैसे बताया, संविधान बचाओ संवाद जो आप का आयोजन होने जा रहा है कांग्रेस से। तो इससे पहले राहुल गांधी जी भी, अब मैंने देखा है, उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि संविधान बचाने के लिए कुछ कार्य किए गए हों, पर इस बार ही ऐसा क्यों? देखिए बीजेपी संविधान को, लोकतंत्र को खत्म कर रही है। जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो संविधान बनाया, उसमें हमारे कुछ मौलिक अधिकार और तमाम अधिकार दिए थे। दलित पिछड़े समाज के लिए आरक्षण का अधिकार भी संविधान में दिया और बीजेपी उस सबको खत्म कर रही है और इसलिए संविधान को बचाने की लड़ाई आज देश में सबसे बड़ी लड़ाई है। हमारे नेता राहुल गांधी इस लड़ाई को देश में लड़ रहे हैं और हम इसीलिए यहाँ दातागंज में भी इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। तो ये सिर्फ दातागंज में ही है कि आप तो जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, या और भी आप जगह जाएँगे, और भी विधानसभाओं में? देखिए सभी विधानसभाओं में जाएँगे, दातागंज चूँकि कांग्रेस का गढ़ रहा है, यहाँ पे 3 बार हमारी संतोष कुमारी पाठक जी एमएलए रहीं, उससे पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके पिताजी थे, वो एमएलए रहे और 2017 में भी जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, उसमें कांग्रेस के खाते में ये दातागंज सीट आई थी। तो दातागंज जो है वो कांग्रेस के लिए एक बड़ा यहाँ पे ज़मीन है और हम ये चाहते हैं कि जो लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं पहले जुड़े थे, वो सब लोग फिर से कांग्रेस में शामिल हों और एक बड़ी ताकत के बतौर कांग्रेस दातागंज में खड़ी हो। अभी जी ने बताया कि ये चाहते हैं कि कांग्रेस के जो पुराने लोग हों वो शामिल हों। कांग्रेस में शामिल रहते हुए एक बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं दातागंज से, जिनका नाम मैं लेना चाहता हूँ। गुड्डू भैया नाम से प्रसिद्ध हैं, डॉक्टर शैलेश पाठक जी। क्या आप चाहते हैं डॉक्टर शैलेश पाठक जी दोबारा से कांग्रेस जॉइन करें? क्यों नहीं? मैंने जब कहा कि पुराने जितने भी लोग हैं जो कांग्रेस में रहे हैं, तो सभी के लिए मैं कह रहा हूँ और ख़ास तौर पे जो जनाधार था कांग्रेस का, जो दलित पिछड़ा समाज था, जो दातागंज में जो कांग्रेस की ताकत था, तो हम चाहेंगे कि वो सभी लोग संविधान और लोकतंत्र को जो राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष में आगे आएँ और ये जो जालिम हुकूमत है, जन विरोधी हुकूमत है, उसको उखाड़ फेंकें और दातागंज को जो एक खास जाति वर्चस्व बनाने की कोशिश हो रही है, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि सभी के मान-सम्मान की, स्वाभिमान की रक्षा के लिए हर वर्ग, हर समुदाय के यहाँ पर बीजेपी को परास्त करने के लिए हमारा साथ दें। अच्छा, इन दिनों अध्यक्ष जी आपने देखा होगा, आप जा रहे होंगे, लोगों की समस्याएँ काफ़ी बीएलओ हैं, आत्महत्या वगैरह कर रहे हैं। काफ़ी कुछ डाटा इसका आया है निकल के। एसआईआर के बारे में क्या राय रखते हैं आप? देखिए ये बीजेपी से मिलीभगत करके चुनाव आयोग जो है जो दलित पिछड़े समाज के मुसलमानों के वोट काटने की साजिश है ये और कुछ नहीं है सिर्फ़ लेकिन उन्होंने मुसलमानों के?
नहीं, नहीं, दलित पिछड़े समाज के जो जो वो जानते हैं कि जो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो ये एक मैनिपुलेशन किया करने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। इतना एसआईआर 1 महीने में करने की क्या आवश्यकता थी? 2003 में भी हुआ, कई साल उसको समय दिया गया, तो अभी कोई इलेक्शन भी नहीं है उत्तर प्रदेश में। भई 2027 में चुनाव होना है, 1 महीने में आप क्यों वोटर लिस्ट को इतनी जल्दबाज़ी क्या है? तो ज़ाहिर-सी बात है कि चुनाव आयोग की मंशा साफ नहीं है और मोदी जी ने चुनाव आयोग को आयोग का जो आयुक्त बनाने का कानून था, उसको बदल दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हुआ करते थे। 3 लोगों की कमेटी थी, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस साहब और नेता विपक्ष। अब उन्होंने चीफ जस्टिस को हटा दिया उस कमेटी से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अपना मंत्री उसमें अपॉइंट कर दिया, कानून को बदल दिया। अब सरकार मोदी जी का बहुमत है, जिसको चाहे चुनाव आयुक्त बनाए, उनके रहमो उनके इशारे पे चुनाव आयुक्त काम कर रहा है। तो मोदी जी अगर ईमानदार हैं और वो चाहते हैं कि चुनाव ईमानदारी से हो, तो चीफ जस्टिस जो से निष्पक्ष कौन हो सकता था इस देश में? तो मैं ये चाहता हूँ कि ये कानून में बदलाव जो हुआ है वो रद्द किया जाए और चुनाव निष्पक्ष हों, चुनाव आयुक्त का चयन निष्पक्ष हो, पहली बात तो ये है। अभी हाल ही में बिहार में चुनाव हुए हैं, जहाँ 61 सीटों पे चुनाव कांग्रेस ने लड़ा, लेकिन सीटें इतनी नहीं निकाल पाई। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हमें बहुत वहाँ पे अच्छा इतना खासा इतना पिछड़ने की वजह आखिर क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, बिहार में हमें अच्छा खासा वोट मिला है। 40% के आसपास महागठबंधन को वोट मिला है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे न जनता ने हमारा साथ नहीं दिया। 40% वोट एक बड़ा साइज़ेबल वोट होता है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो एसआईआर हुआ, वो भी एक वजह है। हमारे नेता राहुल गांधी ने वहाँ वोट चोरी के खिलाफ इसीलिए यात्रा भी निकाली थी। और दूसरा ये है कि वहाँ महिलाओं को 10,000 रुपया बाँटा गया चुनाव के समय और ये आचार संहिता का उल्लंघन था, हम लोगों ने आवाज़ भी उठाई, लेकिन चुनाव आयोग ने उसको नज़रअंदाज कर दिया और चुनाव आयोग आखिर क्यों नज़रअंदाज करेगा और आप चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये जो हरकत हुई है या जो भी ये बात रही है, चुनाव आयोग की तरफ से ही है? देखिए और कोई अगर किसी विपक्ष की हमारी सरकार होती कांग्रेस की और हम 10,000 रुपए बाँटते तो हमें ज़रूर रोक दिया जाता। इतना देश की जनता जानती है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए उनके साथ मिल के काम कर रहा है और ये देश की जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है। आपका मानना है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। जी। एकदम ये तो खुलेआम अब साबित हो चुका है। एक कमरे में ढाई 250 वोट है, राहुल जी ने दिखा दिया उसको। भई एक 10 बाई 10 के कमरे में 250 लोग कैसे रह सकते हैं? अभी आपने कहा था कि वोट चोरी का आरोप लगाया राहुल गांधी जी ने और इसके अलावा एसआईआर वहाँ लागू हुआ। तो क्या मानते हैं कि अगर यहाँ एसआईआर लागू होगा तो ऐसा हो सकता है 2027 के चुनाव में उसका असर दिखे? नहीं, नहीं, यहाँ तो हमें काफ़ी टाइम मिल रहा है। पहली बात तो ये है कि बिहार से हमने सीखा है और कमज़ोरियाँ जो बिहार में रहीं, तो उससे हमने काफ़ी सबक लिया है और हम लोग उसको कोई भी वोट अपना कटने नहीं देंगे और दूसरी बात ये है कि यहाँ 2027 में इलेक्शन होना है। अगर वो वोट भी काटेंगे तो हम लोग उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे और कोई भी हमारे मतदाता का वोट हम किसी भी हालत में कटने नहीं देंगे। एक बहुत अहम चीज़ है अध्यक्ष जी, यहाँ हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का जो वोट बैंक है, वो कहीं न कहीं कम है। इस तरह मेरी बात से आप इत्तेफ़ाक रखते हैं? देखिए कम और ज़्यादा ये तो चुनाव से तय होता है। अभी हमने 2024 में बीजेपी का यहाँ उत्तर प्रदेश में हवा निकाल दी। जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, इंडिया गठबंधन, 43 सीटें हमें मिली उत्तर प्रदेश में। ज़ाहिर-सी बात है कि हम बीजेपी से ज़्यादा सीटें हम लोगों को हासिल हुई हैं और अगर उत्तर प्रदेश में आज चुनाव हो जाए, तो ये जो योगी जी की सरकार है, वो चली जाएगी। इंडिया गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में। इस समय भी अगर वो चुनाव करा लें, तो हमारी सरकार बन जाएगी। व्यक्तिगत रूप से आपसे कहूँगा आप कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं और यादव भी हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि लोग कहते हों या अपना विचार बनाते हो कि यादव होके और कांग्रेस के लिए वोट माँग रहे हैं, अखिलेश यादव का वोट जो है वो काटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कभी सामने आया आप मार्च में जिलाध्यक्ष बने उसके बाद?
कहीं सुनने को ऐसा मिला हो या लोगों की राय ऐसी आती हो आपके पास? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चूँकि देखिए कांग्रेस में पिछड़ा समाज हमेशा से रहा, दलित पिछड़ा समाज। बदायूं में पहले जो बदायूं के सांसद हुए, चौधरी बदन सिंह यादव, वो कांग्रेस से ही हुए थे, वो जिला अध्यक्ष थे कांग्रेस के। तो मुझे गर्व है कि जिस पद पे कभी चौधरी बदन सिंह यादव जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी हुए, वही कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के पद पर मुझे कांग्रेस ने नियुक्त किया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और बदायूं में तो हमेशा से जो यादव समाज है, पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, कांग्रेस के साथ रहा है। तो ऐसा कोई अंतर्विरोध नहीं है। हम तो जहाँ जाते हैं, यादव समाज हो या पिछड़े समाज में, हमारा हर जगह स्वागत होता है। एक चीज़ और है अध्यक्ष जी कि कहते हैं कि जिस पार्टी में कार्यकर्ता कम हो जाए, तो वो पार्टी है ढलान की ओर आ जाती है। ऐसा मानते हैं कि नेता ज़्यादा है कांग्रेस में और कार्यकर्ता कम है और बहुत-बहुत बड़े नेता, नामी-गिरामी नेता मैं कहूँगा। देखिए, मुख्य बात ये है कि कांग्रेस जो राहुल जी ने कहा है अपने वक्तव्यों में, अपने भाषणों में भी, 90 के दशक में जो दलित पिछड़े समाज का जो भरोसा कांग्रेस को जीतना था, तो उसमें कहीं न कहीं कमी रही पुरानी कांग्रेस में, जिसकी वजह से इनके पीछे हटने से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पीछे गई। तो राहुल जी जो नई कांग्रेस बना रहे हैं, वो दलित पिछड़े समाज के लिए संघर्ष कर रहा है, जो संघर्ष कभी लोहिया ने किया 60 के दशक में, पिछड़ा माँगे 100 में 60। आज राहुल जी जाति जनगणना के लिए उन्होंने संघर्ष किया और मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा। जाति जनगणना का उन्हें फैसला लेना पड़ा। राहुल जी कह रहे हैं कि जो 50% की आरक्षण की जो सीमा है उसको हम हटाएँगे और पिछड़े समाज को, दलित समाज को जो उनके अधिकार हैं, रिज़र्वेशन से लेके और जो जो सिस्टम में, व्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी का सवाल है, उसको दिलाकर रहेंगे। ये मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए एक नई बात है। उन्होंने कांग्रेस के संविधान में भी परिवर्तन किया है। 75% जो पदाधिकारियों के पद हैं, वो दलित, पिछड़े, महिलाओं और मुसलमानों में आदिवासी समाज के बीच से होंगे और ये मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में कार्यकर्ताओं और नेताओं का एक नया नया नई टीम पूरी नीचे से ऊपर तक कांग्रेस में खड़ी राहुल होगी। राहुल गांधी जी ने एक यात्रा निकाली थी जिसका नाम था भारत जोड़ो यात्रा और उस यात्रा के दौरान काफ़ी पैदल चले थे, काफ़ी क्या लगता है उस यात्रा से कोई लाभ कांग्रेस को मिला हो? ज़रूर, ज़रूर। भई कांग्रेस को ही नहीं देश को लाभ मिला। भारत जोड़ो यात्रा से कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल जी गए, लाखों लोगों से मिले। देश में एक नया भरोसा पैदा हुआ। नफ़रत और हिंसा की जो राजनीति है बीजेपी और आरएसएस की, उसके खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतरे और उसका परिणाम ये रहा कि 2024 में बीजेपी जो अपने दम पे 400 पार का नारा दे रही थी, वो अपने दम पे बहुमत भी नहीं हासिल कर पाई। तो ये राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का जो है रिजल्ट था कि बीजेपी बहुमत नहीं हासिल कर पाई। 400 पार का नारा देके वो संविधान को बदलना चाहते थे और आप देखिए कि आज वो 2 बैसाखियों पर उनकी सरकार चल रही है। तो ये राहुल गांधी की देन है और 70 सीटों पे कांग्रेस को वोट चोरी करके हराया गया। ये बाकायदे उन्होंने प्रमाणित किया है। राहुल जी अगर गलत कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो चुनाव आयोग मुकदमा क्यों नहीं करता? तमाम मुकदमे उनके ऊपर किए गए। उनका तो जो है आवास छीन लिया गया, उनकी सदस्यता छीन ली जी, गई। रद्द हो आप जानते हैं उनको ईडी से लेके तमाम तरह से प्रताड़ित किया गया, लेकिन राहुल गांधी पीछे नहीं हटे। नफ़रत और हिंसा की राजनीति ईडी के की खिलाफ। तरफ से प्रताड़ित किया गया, आपने अभी कहा कि ईडी की तरफ से प्रताड़ित किया गया। क्या आप मानते हैं कि ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है? ज़रूर, ज़रूर। वो भारतीय जनता पार्टी का दूसरा ऑफ़िस है। वहाँ से निर्देश दिए जाते हैं विपक्ष को। भई आप बताओ कि क्या भाजपा वाले दूध के धुले हुए हैं? करप्शन के तमाम चार्जेज़ उनके ऊपर भी हैं, लेकिन किसी भाजपाई के यहाँ ईडी की रेड हुई 10 साल में? आप हमें बताइए। तो विपक्ष को केवल टारगेट करके विपक्ष के लोगों को, नेताओं को ह्यूमिलिएट करना, उन्हें दबाने के लिए ईडी का इस्तेमाल हो रहा है और ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। ईडी ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, जो भी संस्थाएँ हैं इस देश की, उनको मोदी सरकार ने, आरएसएस, बीजेपी ने कमज़ोर कर दिया है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है और हम लोग इसीलिए
संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए इस सरकार को हटाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अध्यक्ष जी, आपने हमसे बात की। इसी प्रकार बने रहिए इंडिया टाइम्स 7 के साथ। मैं हूँ आपका